तो आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की काफी फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्स है वो इसकी मेन आइडियाज को समझाता है, तो कोशिश करते हैं समझने की कि पैसे को लेकर जो सोच बदलने वाली बातें हैं इस किताब में वो असल में है क्या। बिल्कुल। और ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि अमीर कैसे बने, बल्कि पैसे को देखने का नजरिया ही बदल देती है। अच्छा। हाँ, और यही बदला हुआ नजरिया मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम है। तो कहानी शुरू होती है लेखक के दो पिताओं से। एक उनके अपने पिता, काफी पढ़े लिखे, जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं। हाँ। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, एक बिजनेसमैन, जिन्हें वो अमीर डैड मानते थे। और दोनों की सोच में खासकर पैसे को लेकर जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, और ये फर्क सिर्फ सलाह का नहीं था, ये मतलब बुनियादी मानसिकता, माइंडसेट का था। माइंडसेट का। गरीब डैड का फोकस था सेफ नौकरी, महीने की तनख्वाह। वो कहते थे खूब पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिले। जो हम सब सुनते आए हैं। बिल्कुल। जबकि अमीर डैड का कहना था सीखो ताकि तुम ऐसी कंपनी खड़ी कर सको। हाँ, जो लोगों को नौकरी दे सके। एग्जैक्टली। एक सोच है सुरक्षा वाली, दूसरी है संपत्ति बनाने वाली और आजादी वाली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब एक सोच रहा है कि अच्छा एम्प्लॉय कैसे बने और दूसरा कि एम्प्लॉयर कैसे बने। बिल्कुल सही। ये माइंडसेट का फर्क रोज के फैसलों पर कितना असर डालता होगा। बहुत ज्यादा। और यहीं से देखिए दूसरा अहम विचार आता है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय साक्षरता। अच्छा। कियोसाकी इस पर बहुत जोर देते हैं कि आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उस पैसे का करते क्या हैं। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना, संपत्ति और देनदारी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो किताब का मतलब एक तरह से बेस है। संपत्ति वो जो पैसा जेब में डाले, देनदारी वो जो पैसा जेब से निकाले। सुनने में तो सिंपल लगता है। हाँ लगता है। पर क्या असल जिंदगी में इसे पहचानना इतना आसान है? जैसे अपना घर, जिसे हम सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, उसे कियोसाकी अक्सर देनदारी क्यों कह देते हैं? हाँ, ये बड़ा कॉमन सवाल है और कियोसाकी का नजरिया समझने के लिए जरूरी भी है। देखिए, उनके हिसाब से अगर आपका घर सिर्फ रहने के लिए है और उस पर लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, तो वो कैश फ्लो के हिसाब से एक देनदारी है। अच्छा, कैश फ्लो के हिसाब से। हाँ, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो आपकी जेब में रेगुलर पैसा नहीं डाल रहा, जैसे रेंटल इनकम, हाँ, तब तक वो उनके हिसाब से एक प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। संपत्ति वो है जो आपके लिए इनकम सोर्स बने, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड वाले स्टॉक्स या आपका अपना बिजनेस, जो आपके बिना भी चले। बिल्कुल। समझ गई। तो मतलब फोकस कैश फ्लो पर है। हाँ। अमीर डैड की सीख यही थी कि लगातार एसेट्स खरीदते रहो और लाइबिलिटीज से बचो। हाँ। और यही पर वो रैट रेस वाली बात आती है ना, वो चक्कर जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल। रैट रेस, वो अंतहीन सिलसिला। नौकरी करो, पैसे कमाओ, बिल भरो, खर्चे करो, और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार। हाँ, इनकम बढ़ती भी है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं और लोग उसी चक्कर में घूमते रहते हैं, कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। अमीर डैड का रास्ता था इस रेस से बाहर निकलने का। ऐसी संपत्तियां बनाओ जो आपके लिए पैसा कमाएं, ताकि आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट न रहें। ये रैट रेस वाली बात तो सीधी लगती है। महीने के आखिर का इंतजार, फिर सैलरी आते ही सब खत्म। बहुत जाना पहचाना चक्कर है ये। हाँ बिल्कुल। किताब ये भी कहती है कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इसी रेस के लिए तैयार करता है, पैसा मैनेज करना नहीं सिखाता। हाँ, ये किताब का एक मुख्य तर्क है। स्कूल हमें अच्छा कर्मचारी बनना सिखाते हैं, सेफ जॉब ढूंढना सिखाते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस शुरू करने के बारे में शायद ही कुछ सिखाते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज अक्सर स्कूल के बाहर से ही लेनी पड़ती है। सही बात है। अच्छा, एक और दिलचस्प पॉइंट है डर और लालच का। किताब कहती है कि पैसे से जुड़े हमारे ज्यादातर फैसले इन्हीं दो इमोशन से चलते हैं। बिल्कुल। डर हमें रिस्क लेने से रोकता है और लालच वो कभी-कभी बिना सोचे समझे फैसले करवा देता है। सही कहा। अमीर डैड इमोशंस पर कंट्रोल रखने की अहमियत समझाते हैं। उनका मानना था कि पैसे के खेल में सिर्फ दिमाग नहीं, जज्बातों पर काबू रखना भी बहुत जरूरी है। अच्छा। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नॉलेज का खेल नहीं है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी का भी खेल है। मतलब बिना इमोशनल इंटेलिजेंस के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अधूरी है। ये सोचने वाली बात है कि कहीं हम अपने फाइनेंशियल फैसले डर या लालच में तो नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, कहती है। हाँ, एक तरह से आईना दिखाती है। ये सिर्फ पैसे कमाने के टिप्स नहीं देती,
बल्कि पूरा माइंडसेट बदलने की बात करती है, जॉब सिक्योरिटी से फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। सिर्फ खर्च करने से एसेट बनाने की तरफ। सार यही है कि पैसे के लिए जिंदगी भर काम करने के बजाय ऐसा सिस्टम कैसे बनाए कि पैसा हमारे लिए काम करे। बिल्कुल, और ये एक लंबी प्रोसेस है। इसके लिए लगातार सीखना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आ रहा है, क्या अब वक्त आ गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल लिटरेसी को मतलब एक जरूरी सब्जेक्ट की तरह शामिल किया जाए? ये बहुत वैलिड सवाल है। ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ अच्छी नौकरी के पीछे ना भागे, बल्कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सक्षम बनने के लिए भी तैयार हो। इस पर सोचना चाहिए।